हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम आज दृष्टि का जो उत्तर प्रदेश परिदृश्य है इसको हम देखेंगे। यहाँ पर आपका जितना भी क्वेश्चन बना हुआ है उसका एमसीक्यू के फॉर्म में, मतलब वहां पर आपको थ्योरी के फॉर्म में दिया है टॉपिक वाइज, उसी सबका एमसीक्यू के फॉर्म में है। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन है। इनको आप एक टेस्ट के फॉर्म में ही लीजिए, क्योंकि आप सबने पढ़ चुका होगा ये आई दृष्टि। इसको एक टेस्ट के फॉर्म में लीजिए कि आपका कितना तैयार है। ठीक है, तो चलते हैं, हम करते हैं। अगर आपको टेस्ट के फॉर्म में इसको लेते हैं तो जितना भी स्कोर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हमें कितना, हमारा क्या है, ये तैयार है। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। जो लोग और भी सेक्शन हुआ, चाहे वो नेशनल हुआ, इंटरनेशनल हुआ, इकोनॉमिक्स वाला, साइंस वाला पोर्शन एमसीक्यू के फॉर्म में करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जाकर टेलीग्राम, ये मतलब टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए। क्योंकि अब आपके पास टाइम कम बचा है। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ लीजिए। आपकी पूरी तरह से ये आई दृष्टि रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ये देखिए, बताइए पहला क्वेश्चन क्या है। पेज नंबर 160 है, तो याद रखें पेज नंबर 160 है। यहाँ कर है 25 जून 2025 को सिंगना, सिंगना कहाँ पे पड़ता है, तो याद रख लेंगे सिंगना कहाँ पे पड़ता है। सिंगना पड़ता है आगरा में। तो आगरा में सिंगना है, में किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अप्रूवल वाज गिवन फॉर इस्टेब्लिशिंग साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ व्हिच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इन सिग्ना। तो सिग्ना कहाँ है, आगरा में है। यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्र के केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। तो वो कौन सा क्षेत्र है ये बताना है। तो वो कौन सा क्षेत्र है, वो मतलब वो कौन सा संस्थान है। तो वो कौन सा संस्थान है, CIP। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, सी वाला सही होगा। अब ये आपका CIP है क्या, ये देख लेते हैं। 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगरा के सिगना में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, CIP होता क्या है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। तो किसके प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। यह आलू अनुसंधान और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो आप क्या कहेंगे कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र जो होगा वो कहाँ पर स्थापित होगा, सिंगना में स्थापित होगा, आगरा के। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई क्या है। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई क्या है ये बताना है। तो इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, तो इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 91.532 किलोमीटर। याद रख लेंगे कितना है, 91.523 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अभी ये योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया था, ये गोरखपुर एक्सप्रेसवे मार्ग की लंबाई, मतलब ये इसका शिलान्यास किया था, एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। अब यहाँ पर देखते हैं, 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 91.532 किलोमीटर लंबी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जुड़ता है और इसकी निर्माण लागत 72,सौ तिरासी दशमलव 28 करोड़ रुपए है। तो 7,283,दशमलव 28 करोड़ रुपए है इसकी लागत, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है और यहाँ जहाँ घड़ियाल छोड़े गए। तो कतर्निया घाट जो ये अब वन्यजीव अभयारण्य है किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो ये किस जिले में स्थित है, तो याद रख लेंगे ये बहराइच में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, ये बहराइच में स्थित है। अब यहाँ पर घड़ियाल छोड़े गए तभी ये सुर्खियों में था। क्या हुआ,
19 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहराइच स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया और गेरुआ नदी में घड़ियालों के संरक्षण हेतु 7 घड़ियाल छोड़े। तो याद रखेंगे, गेरुआ नदी में घड़ियालों के संरक्षण हेतु कितने घड़ियालों के संरक्षण हेतु कितने छोड़े? 7 घड़ियाल छोड़े हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, करें दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व में आयोजित मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंध कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की? करें दुधवा रिजर्व में आयोजित मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला की अध्यक्षता किसने किया, ये बताना है। ये किसने किया है? तो ये भी किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने किया है। तो याद रख लेंगे, भूपेंद्र यादव। 19 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दुधवा टाइगर रिजर्व में मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला की अध्यक्षता की। यह संरक्षण जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन बताइए, पांचवा क्या कह रहा है? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस बल में कितना क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन द यूपी पुलिस फोर्स? मतलब कितना देने का निर्णय लिया गया है, बताइए कितना देने का निर्णय लिया गया है? तो 20%, याद रख लेंगे 20%। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि ये सब बनाने में हमको टाइम लगता है। 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पुलिस बल की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। कितना? 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इससे सेवानिवृत्त अग्निवीरों को पुनर्वास और सहायता मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, क्या मिलेगी? पुनर्वास मिलेगा और क्या होगा? और सहायता मिलेगा, ये याद रख लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? कह रहा है पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु में कितने वर्षों की छूट दी जाएगी? जो अग्निवीर होंगे उनको आयु में कितने वर्ष की छूट दी जाएगी, ये बताना है। तो अग्निवीरों को कितने वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी? तो अग्निवीर को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो याद रख लेंगे, कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की क्या दी जाएगी? 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी 4 वर्ष की सेवा अवधि को घटाकर आयु की गणना की जाएगी, ठीक है। तो मतलब 4 वर्ष की सेवा घटाकर आयु की गणना की जाएगी। 3 वर्ष की क्या किया जाएगा? इनको छूट दी जाएगी, ठीक है, ये याद रख लेंगे। करें उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों का पहला बैच किस वर्ष सेवा से बाहर आएगा? तो उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों का पहला बैच कब बाहर आएगा? तो ये 2026 में बाहर आएगा। तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कब बाहर आएगा? 2026 में ये। अब यहाँ पर क्या करें? अग्निपथ योजना के तहत भर्ती पहले बैच के अग्निवीरों की सेवा 4 वर्ष की होती है और वे 2026 में सेवा से बाहर हो जाएंगे। याद रखेंगे, कब? 2026 से सेवा से बाहर हो जाएंगे। इनमें 25% को सशस्त्र बलों में दोबारा शामिल कर लिया जाएगा, मतलब अग्निवीर स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर करें करें गोरखपुर में लोकार्पित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की क्षमता कितनी है? गोरखपुर में अभी योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है? गार्बेज स्टेशन का लोकार्पण किया है, याद रखेंगे यहाँ पर। तो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया है, तो ये कह रहे हैं इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता कितना है? इसकी क्षमता है 200 टीटीबी। तो याद रखिएगा, टीपीडी। इसकी क्षमता 200 टीपीडी है। आंसर देखते हैं, हमारा एक्सप्लेनेशन करें। 29 अप्रैल 2025 को गोरखपुर के चरगांवा क्षेत्र में 200 टन प्रतिदिन टीपीडी की क्षमता वाले गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसकी लागत कितनी है? 9.89 करोड़ रुपए है। ये लागत कितनी है? 9.89 करोड़ रुपए। अब ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी की 13वीं बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर के सीवेज प्रबंधन को मंजूरी दी गई?
प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और आगरा। तो कहाँ पर की ये मंजूरी दी गई, किस शहर के? तो ये आगरा की दी गई। याद रख लेंगे। 21 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एनएमसीजी की बैठक, याद रख लेंगे, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बैठक हुई। कौन सी बैठक थी ये? 63वीं बैठक, 63। तो पूछेगा कि एनएमसीजी की कौन सी बैठक थी? 63वीं बैठक थी। इसमें क्या किया गया है? इसमें क्या किया गया है? आगरा शहर में 126.41, याद रख लेंगे, 126.41 करोड़ रुपए की सीवेज प्रबंधन परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पुनर्जीवन करना। ठीक है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पुनर्जीवन करना। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? करें, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा में किस उद्देश्य से भवन निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है? फॉर व्हाट पर्पज हैज बीन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हैज बीन अप्रूव्ड इन ईच रूरल असेंबली कंस्टिट्यूंसी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो वो कौन सा मतलब लक्ष्य था जिसके लिए? सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, विवाह घर, पुस्तकालय या कौशल विकास केंद्र? तो किसके लिए? मैरिज हॉल के लिए। याद रख लेंगे, 71 ग्रामीण विधानसभाओं में ये मैरिज हॉल का निर्माण करने की योजना है सरकार का। 15 मई 2025 को यूपी कैबिनेट ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में विवाह घर बनाने की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, पहले चरण में 71 विधानसभाओं का निर्माण होगा और 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। मतलब जो गांव में शादी होती है, तो गांव में शादी अभी जैसे क्या होता है, जैसे गांव में शादी मैक्सिमम क्या होता है, कहीं स्कूल स्कूल होता, वहां पे हो जाता शादी। ठीक है, तो मतलब वही आपका वो बना दिया जाता है स्कूल स्कूल। ठीक है, क्योंकि मैरिज हॉल दूर पड़ता है शहर पे, तो उतना दूर कहाँ कौन बारात लेके जाएगा। तो जो स्कूल स्कूल होता है या पंचायत घर और होता है, उधर ही बना दिया जाता है। लेकिन वो सरकार क्या कर रही है? प्रॉपर एक मैरिज हॉल ही बनवा रही है। ठीक है, हर एक गांव में, तो हर एक पंचायत में एक मैरिज हॉल बनाया जाएगा, जहां पर क्या होगा, ये लड़कों और लड़कियों की शादी वहां पर होगी। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। 15 मई 2025 को यूपी कैबिनेट के ग्रामीण विधानसभाओं में ये मंजूरी दे दी गई है। 71 विधानसभाओं में ये बन जाएगा। ठीक है, मैरिज हॉल। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में देय निकायांश को कितने वहन करने का निर्णय लिया गया? अमृत 2.0 योजना के अंदर नगरीय निकायों का देय निकांश को किसने वहन करने का निर्णय लिया है? तो ये बताइए, किसने वहन करने का ये निर्णय लिया है, ये बताना है आपको। तो इसको किसने वहन कर? राज्य सरकार वहन करेगी। 15 मई 2025 को यूपी मंत्रिमंडल ने अमृत 2.0 के तहत अंतर्गत निकायों को निकायांश घटाकर वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया, जिससे स्थानीय निकायों को आर्थिक बोझ कम हो सके। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना अंडर द पंचायत कंपनसेशन एंड इंसेंटिव स्कीम व्हिच ग्राम पंचायत आर टारगेट, किन तहत किन ग्राम पंचायतों को लक्षित किया गया है? तो बताइए, किन ग्राम पंचायतों को लक्षित किया गया है? तो यहाँ पर 1500 तक की आबादी के पॉपुलेशन ऑफ अप टू 1500 तक के ग्राम पंचायतों को पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना के तहत। ठीक है, यहाँ 15 मई 2025 को यूपी मंत्रिमंडल ने 2011 की जनगणना के आधार पर 1500 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए यह योजना शुरू की है, जिसके लिए 2025-26 में 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। याद रख लेंगे, 2025-26 में 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि 11 मई 2025 को लखनऊ के में किस रक्षा उपकरण से संबंधित एकीकृत प्रशिक्षण सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन हुआ? ठीक है, 11 मई 2025 को लखनऊ में किस रक्षा उपकरण से संबंधित एकीकृत परीक्षण सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन हुआ? बताइए, किसका एक उद्घाटन हुआ?
तो याद रखेंगे किसका, ब्रह्मोस मिसाइल का, याद रखेंगे किसका, ब्रह्मोस में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 मई 2025 को लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह केंद्र स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगा, ठीक है, ये याद रख लेंगे। अभी आपका जब पेपर खत्म हो जाएगा ये वाला आरओ का, तो आप सबके लिए जो आपका ये पेट वाला बैच है वहां पर, तो नमस्ते योजना पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम 5 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुआ ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुआ, तो उत्तर प्रदेश के ये बदायूं में आयोजित हुआ। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बदायूं में ये आयोजित हुआ। इसका आयोजन किसने किया, तो इसका आयोजन बीएल वर्मा, याद रखेंगे। 5 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं जिले में सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देना। कहाँ पर ये किया गया, बदायूं में किया गया, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा द्वारा, 5 मई 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन करने के लिए बहुत आसान। देखिए इससे रिवीजन करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। यहाँ करें 5 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत कितने नए उत्पाद शामिल किए गए। तो यहाँ पर कितने नए उत्पाद शामिल किए गए, तो कितने नए उत्पाद, 12 नए उत्पाद को शामिल किया गया है, ये याद रख लेंगे। कितने नए उत्पाद को, 12 नए उत्पाद को शामिल किया गया है। देखिए मई 2025 में यूपी सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। इन उत्पादों में कृषि उपकरण, बागपत, बागपत में कृषि उपकरण, याद रख लेंगे। ओडीओपी के तहत ओडीओपी के तहत पूछ सकता है आपके पेपर में कौन कौन से उत्पाद हैं, तो बागपत में याद रखेंगे कौन सा है, कृषि उपकरण है। कृषि उपकरण मतलब क्या है, जैसे वो आता है रोटावेटर आता है, उसका वो ट्रैक्टर आता है, ये सब, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो चीज बन बन जाता होगा ये बागपत में। अब होजरी, ये सहारनपुर में, होजरी कहाँ है, सहारनपुर में। धातु और वस्त्र या गाजियाबाद में, तो धातु और वस्त्र गाजियाबाद में। पेठा और फुटवियर ये आगरा में पड़ता है, तो पेठा और फुटवियर का आगरा में जैसे प्रमुख शामिल हैं, ठीक है। तो हाँ मैं क्या कह रहा था आपसे, कि कह रहा था कि पेट में स्कोर, क्योंकि बताया जा रहा है कि आपका लोअर पीसेस की वैकेंसी जो है उसी से देंगे, पेट से ही देंगे। तो हम जैसे ही आरओ का पेपर खत्म हो जाता है तो हम आपका पेट से एक बैच लाएंगे, ताकि, ठीक है। तो आपका एक 1 तारीख लगभग 27 को पेपर खत्म होगा, 29 से आपका एक, उसमें सब कुछ रहेगा ताकि आपका एक स्कोर हो सके, ताकि चाहे आपका लोअर की वैकेंसी आए किसी और की वैकेंसी आए, आप दे अच्छे पे अच्छा से स्कोर आपका हो जाए। यूपी एग्रीज परियोजना किन क्षेत्रों में 28 जिलों में को लक्षित करती है। यूपी एग्रीज परियोजना किन क्षेत्रों में के 28 जिलों को लक्षित करती है, ये बताना है, बताइए। अच्छा इसमें आपका कौन था, फुटवेयर ये हो गया, ये और एक और था, याद रख लेंगे। जैसे आपका लकड़ी उत्पाद था, ठीक है, तो लकड़ी उत्पाद ये कहाँ का था, तो लकड़ी उत्पाद आपका था, ये लकड़ी उत्पाद, तो लकड़ी उत्पाद आपका कहाँ के था, बरेली का था, याद रख लेंगे। बरेली में लकड़ी उत्पाद को भी ये दिया गया। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण, तो ये कहाँ का दिया गया, तो खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़ में, तो प्रतापगढ़ याद रखेंगे, ये खाद्य प्रसंस्करण हो गया। चकोरी उत्पाद, चकोरी उत्पाद, चकोरी उत्पाद, चकोरी उत्पाद, तो चकोरी उत्पाद कहाँ से, एटा से आए, याद रख लेंगे। चकोरी उत्पाद एटा से। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन। हाँ ये हो गया कि यूपी अग्रिज परियोजना किन 28 जिलों को लक्षित करती है, बताना है। तो ये पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड के 27 जिलों को, तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों को लक्षित करती है। मतलब यहाँ पर 21 होगा, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। 21 और 7 मतलब 28 हो गए, तो यही 28 जिले होते हैं, इसके लक्षित करती है। यूपी अग्रिज परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल के 21 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिले किसानों को लाभ देना है।
यह 4,000 करोड़ की परियोजना है जिसमें विश्व बैंक ने 2,737 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। ठीक है। ये कितने वर्ष के लिए दिया जाएगा? 6 वर्षों के लिए दिया जाएगा। ठीक, मतलब यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा 6 वर्षों की अवधि के लिए ये ऋण दिया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत कितने युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो एआई प्रतिज्ञा द्वारा युवाओं को क्या किया जाएगा? युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियली एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो कितने युवाओं को? 10 लाख युवाओं को, याद रख लेंगे कितने? 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा। एआई प्रज्ञा कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र प्रदान करना। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक है। अच्छा, जो यूपी एग्रीज परियोजना थी उसका उद्देश्य क्या था? जैसे हमने एआई प्रज्ञा का पढ़ लिया कि 10 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा? 10 लाख युवाओं को एआई सिखाया जाएगा। जैसे यूपी एग्रीज परियोजना में क्या किया जाता है? इसमें 10,000 महिला उत्पादक समूह को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को कहाँ भेजा जाएगा? 500 किसानों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाएगा यूपी एग्रीज परियोजना में। तो ये पूछ सकता है कि 500 किसानों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाएगा किस परियोजना के तहत? तो 500 किसानों को विदेश भेजा जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा यूपी एग्रीज परियोजना के तहत। ठीक है, ये याद रख लेंगे। उत्तर प्रदेश में पहला अत्याधुनिक सीड पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में पहला अत्याधुनिक सीड पार्क किस स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, ये बताइए। तो ये कहाँ पर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो याद रखेंगे ये अटारी लखनऊ में। ठीक है। 15 मई 2025 को यूपी कैबिनेट ने लखनऊ के अटारी क्षेत्र में 130.63 एकड़ भूमि का पहला अत्याधुनिक सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके तहत क्या है? इसके तहत 266.70 करोड़ रुपए और इससे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो पहला सीड पार्क जो अत्याधुनिक तरीके से होगा वो कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में अटारी में बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, कह रहे हैं दुग्धशाला विकास और दुग्ध प्रोत्साहन नीति अंडर द डेयरी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2022। तो याद रखिएगा, डेयरी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी कौन सी है? 2022। 22 के तहत पूंजीगत अनुमान की दर कितने परसेंट तक बढ़ाई गई है? तो पूंजीगत अनुमान की दर कितने परसेंट तक बढ़ाई गई है, ये बताना है। तो कितने परसेंट तक बढ़ाई गई है ये बताना है आपको। तो कितने परसेंट है? 10% से 35% तक बढ़ा दी गई है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 15 मई 2025 को इस नीति में संशोधन करते हुए पूंजीगत अनुमान 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है, जिसे नई पुरानी दुग्ध संस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या हो रहा है इसमें। महिला उद्यमियों को सौर ऊर्जा आधारित 75 केवीए बिजली परियोजना लगाने पर अधिकतम कितने परसेंट की सब्सिडी दी जाएगी? तो बताइए, जैसे महिला कोई उद्यमी है, उसको क्या है, बिजली मतलब सौर ऊर्जा आधारित 75 किलोवाट का मतलब बिजली परियोजना लगाने पर अधिकतम कितने तक की सब्सिडी दी जाएगी? तो अधिकतम कितने परसेंट की सब्सिडी दी जाएगी? तो याद रखेंगे लगभग आपका 90%। नई दुग्ध नीति के अंतर्गत महिला उद्यमियों को 75 केवीए की सौर ऊर्जा आधारित बिजली परियोजना लगाने पर 90% की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि पुरुषों को इस पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी, याद रख लेंगे। अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी
उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी, एक क्वेश्चन आया था पेपर में जीसीसी से रिलेटेड। नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीसीसी का मुख्य देखिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होता है इसका फुल फॉर्म। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है जीसीसी का? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रदेश में क्या करना, चाहे आईटी हो, वित्त हो, मानव संसाधन हो, ग्राहक जैसे क्षेत्रों में जीसीसी की स्थापना करना। ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना करना। तो क्या हुआ, आईटी, वित्त, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता क्षेत्रों में जीसीसी की सहायता करना इसका काम है। यहाँ पर देखते हैं, आईटी हुआ, वित्त हुआ, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता क्षेत्र, जीसीसी स्थापित करना। ठीक है, 6 मई 2025 को यूपी सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति 2024 को मंजूरी दी। तो पूछेगा जीसीसी नीति को कब मंजूरी दी गई? तो जीसीसी नीति को कब मंजूरी दी गई? 6 मई 2025 को मंजूरी दी गई। देखिए, क्वेश्चन ऐसा पढ़िए जो पेपर में आए, ये नहीं कि मैं सिंपल क्वेश्चन आपको पढ़ा दूं और पेपर में एक भी क्वेश्चन ना आए। जिसका उद्देश्य राज्य में आईटी और वित्त, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में जीसीसी की स्थापना को बढ़ावा देना, इसे रोजगार और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, 15 अप्रैल 2025 को आगरा में आयोजित भीम नगरी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने किस अभियान को डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जोड़ने की घोषणा की है? तो बताइए, 15 अप्रैल 2025 को आगरा में आयोजित भीम नगरी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने किस अभियान को डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जोड़ने की घोषणा की है? तो ये किस नाम से जोड़ने की घोषणा की है, इसको बताइए तो। तो यहाँ पर जीरो पावर्टी अभियान। तो जीरो पावर 15 अप्रैल 2025 को आगरा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30वें भीम नगरी समारोह में, अब देखिए कहाँ पर, आगरा में मुख्यमंत्री योगी नाथ ने 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया और डॉक्टर अंबेडकर शोभा यात्रा शुरू की। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि जीरो पावर्टी अभियान, कौन सा, जीरो पावर्टी अभियान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जोड़ा जाएगा। तो जीरो पावर्टी अभियान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जोड़ा जाएगा। 6 अप्रैल 2025 को गोरखपुर में लोकार्पित केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड प्लांट किस प्रकार का किस प्रकार का है? तो ये किस प्रकार का प्लांट है ये बताना है। तो ये किस प्रकार का ये प्लांट है? तो ये याद रखिएगा, अनाज आधारित सुपर मेगा प्रोजेक्ट के तहत गीडा गोरखपुर में 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना 30 एकड़ क्षेत्रफल वाला इथेनॉल प्लांट जो अनाज आधारित है। इसका उद्देश्य पेट्रोल डीजल की जगह इथेनॉल को बढ़ावा देना। तो किसका, पेट्रोल डीजल की तरह इथेनॉल को बढ़ावा देना। इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी हम डाल देंगे 1-2 घंटे में। सिंगवेरपुर धाम में मुख्यमंत्री द्वारा कितनी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया? सिंगेरपुर में, ठीक है, तो 181 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया 579 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, सिंगेरपुर कहाँ, सिंगेरपुर धाम कहाँ, प्रयागराज में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 3 अप्रैल 2025 को प्रयागराज के सिंगवेरपुर धाम में भगवान निषाद राज गुहा के जन्मोत्सव, ठीक है, के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 181 परियोजनाओं 579 करोड़ रुपए का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ठीक है, ये याद रखेंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, इन व्हिच सिटी वाज एमयू साइंड टू डेवलपमेंट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिटवीन एनएचएलएम और आईडब्ल्यूए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु सहाय समझौता हुआ है। तो कहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग रसद लिमिटेड ने, तो कहाँ पर ये किया गया है? तो ये वाराणसी में। 11 मार्च 2025 को वाराणसी में 150 एकड़ क्षेत्र में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए एमओयू साइन किया गया है जो NH7 और NH2 से 1.5 किलोमीटर दूर होगा। 26 वाला देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2025 में आयोजित बिठूर महोत्सव किन किस दो राज्यों की साझा संस्कृत पर आधारित है? 2025 में आयोजित बिठूर महोत्सव किस दो राज्यों की साझा संस्कृत पर आधारित है? तो बिठूर एक तो उत्तर प्रदेश होगा, दूसरा कौन सा है? ठीक है, तो दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र।
21 से 23 मार्च 2025 तक कानपुर में ऐतिहासिक बिठूर महोत्सव का आयोजित। बिठूर महोत्सव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में की साझा संस्कृति और विरासत के पर आधारित था। बिठूर महोत्सव किस प्रदेश पर? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, याद रखेंगे। 27 देखते हैं। कह रंगोत्सव 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर पर हुआ था? ठीक है, रंगोत्सव जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ था? तो रंग उंग कहाँ होता है? तो बरसाना में होता है। रंग सबसे फेमस बरसाना ही ना रंग के लिए, तो बरसाना याद रखेंगे। 7 मार्च से 22 मार्च 2025 को रंगोत्सव 2025 का आयोजन बरसाना मथुरा में हुआ। इसका आयोजन वज्र तीर्थ विकास परिषद द्वारा किया गया। यह राधा कृष्ण परंपरा की होली को समर्पित करता है। किसका? राधा कृष्ण परंपरा की होली को समर्पित करता है। आप सब 20 तारीख को आपका एक वीडियो आएगा जिसमें लगभग आपका पूरा घटना चक्र आई दृष्टि जो है आपका, ये शुरू से अंत तक जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ क्वेश्चन ले लिया जाएगा। ठीक है, उसको मैं एक ही पार्ट में लाने की सोच रहा हूँ, मतलब 500 से 600 क्वेश्चन सोच रहा हूँ, 2 पार्ट में कर दूं या एक पार्ट में, देखेंगे जैसा होगा। उसको 2 पार्ट में उन्हीं 500 600 क्वेश्चन को आप कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहेगा। आप जो संक्षिप्तिया वाला रहेगा वही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहेगा। तो आप एक बार संक्षिप्तिया पढ़ लीजिएगा और एक टेस्ट की तरह इसको, जैसे यहाँ टेस्ट की तरह ले रहे हैं ना, उसको भी एक टेस्ट की तरह लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके 20 तारीख को लगभग 6 दिन पहले कि आपका कितना आय दृष्टि तैयार है। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। और एक वीडियो मैं घटना सार पर भी लाने वाला हूँ। घटना सार के भी जितने क्वेश्चन है उसको भी मैं एमसीक्यू के फॉर्म में करवाने वाला हूँ। तो आपका एक एमसीक्यू के फॉर्म में, रिवीजन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एक ये हो जाएगा कि इतना हमको आ रहा है। तो उसके लिए क्या, अगर बेल आइकन दबा लीजिएगा, कोई टाइमिंग मेरा फिक्स नहीं हो पाता है कि वीडियो कब आ जाए। ठीक है, यही मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि टाइमिंग मैं फिक्स नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा वर्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो प्लीज आप सब वो बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो लाऊं आप को मिल जाए, नहीं तो हो सकता है लेट हो जाए, तो फिर टाइम बहुत कम है आपके पास। ठीक है, काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन किस विषय पर आधारित था? काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन किस विषय पर आधारित था, ये बताना है। तो ये किस विषय पर आधारित था? तो ये महर्षि अगस्त्य। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किस आयोजन किस विषय पर आधारित था? महर्षि अगस्त्य। 15 से 24 फरवरी 2025 को तक वाराणसी 15 से 24 फरवरी वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम 3.0 का विषय महर्षि अगस्त पर, ठीक है, किस पर? महर्षि अगस्त पर आधारित था। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसमें आईआईटी मद्रास और आईआईटी बीएचयू कार्यान्वयन एजेंसी रही। ठीक है, तो काशी तमिल संगम में 2 आईआईटी कौन सी शामिल थी? आईआईटी मद्रास और आईआईटी बीएचयू। ये तो सिंपल ही है। इसमें कहा जो संगम 3.0 का मुख्य विषय किस पर आधारित? महर्षि अगस्त पर आधारित था, ये याद रखिएगा। इसमें कौन सी मिनिस्ट्री थी? तो याद रख लेंगे मिनिस्ट्री आप, शिक्षा मंत्रालय था, और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और कई मंत्रालयों का इसमें सहयोग लिया, लेकिन शिक्षा मंत्रालय इसमें मेन था, याद रखिएगा। काशी तमिल संगम 3.0 कब हुआ? 15 से 24 फरवरी। तो 15 से 24 फरवरी को हुआ, याद रख लेंगे। कब? 15 से 24 फरवरी को। नेक्स्ट देखते हैं। करें उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्वेश्चन अभी ही आया था। इसका उद्देश्य है आईटी, वित्त, मानव संसाधन और ये, ठीक है, सृजन करना। ये तो आया ही था। गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में केयान डिस्टिलरी का उद्घाटन किया गया। ये कब किया गया, याद रख लेंगे। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन भी 6 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी नाथ ने गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में 1200 करोड़ की, ये भी क्वेश्चन आया था, डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन किया गया। यह प्लांट पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में एथेनॉल उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। एथेनॉल उपयोग को प्रोत्साहित करेगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पर देखते हैं अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है। हमारा कह रहा है सिंगवेरपुर धाम को किस भगवान जन्मोत्सव के कार्यक्रम पर आयोजित किया गया? तो सिंगवेरपुर धाम को किस भगवान के? तो ये भगवान निषाद गुहा, ठीक है, याद रखेंगे।
3 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने प्रयागराज स्थित सिंगवेरपुर धाम में भगवान श्री राम के परम मित्र निषाद राज गुहा के जन्मोत्सव को आयोजित करने का कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर 579 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। करें वाराणसी में किस परियोजना हेतु IWAI और राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन निगम के बीच समझौता हुआ? तो वहां पर क्या स्थापित किया जाएगा? तो वहां पर एक आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का समझौता हुआ है। ये क्वेश्चन भी आ रहा है। 150 एकड़ क्षेत्र में NH7 से ये जुड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये नोएडा में आयोजित हुआ। तो याद रख लेंगे ये कहाँ पर आयोजित हुआ। ये नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। ये नोएडा संस्कृत मंत्रालय के तहत। ठीक है, मतलब कौन का आता है इसमें? संस्कृत मंत्रालय। 8 से 10 फरवरी 2025 को बीच भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा स्थित भारतीय विरासत संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था कला और संस्कृत में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। तो कला और संस्कृत में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन यहीं पर किया गया। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। करें गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में किस प्रकार के जानवर का नाम भैरव रखा गया? तो किस प्रकार के जानवर का नाम भैरव रखा गया, ये बताना है। तो किस प्रकार के जानवर का नाम भैरव रखा गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर याद रख लेंगे। ये 20 जनवरी 2025 को गोरखपुर शहीद अशफाक उल्ला खां पहाड़ी में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का उद्घाटन उद्घाटन हुआ। यहाँ लाए गए नर भेड़िया का नाम भैरव रखा गया है और माधव भेड़िया का नाम भैरवी रखा गया है। तो यहाँ पर नर भेड़िया का नाम भैरव रखा गया है और मादा भेड़िए का नाम क्या है? भैरवी रखा गया है। तो भैरव पूछ रहा है तो नर भेड़िया होगा जो हो जाएगा। ठीक है। तो भैरवी मादा होगा, नर। ये कहाँ पर है? अशफाकुल्ला पार्क गोरखपुर में है। ये भी याद रख लेंगे। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 किस आयोजन के दौरान प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 किस आयोजन के दौरान प्रदान किया गया, ये बताना है आपको। तो किस आयोजन के दौरान ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 से 26 जनवरी 2025 को लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 6 व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है? उत्कृष्ट योगदान करने वाले 6 व्यक्तियों को दिया जाता है ये सम्मान। यहाँ करें उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 का लक्ष्य क्या है? इसको बताइए, इसका लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 का उद्देश्य क्या है? तो 50,000 करोड़ निवेश, 1 लाख रोजगार। तो यहाँ पर 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। तो ये याद रख लेंगे। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। कब? 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पिछली बार आरओ में आया हुआ था। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़, याद रख लेंगे। अगले 5 वर्षों में कितना होगा? 50,000 करोड़ रुपए का निवेश और 1 लाख रोजगार का अवसर सृजन करना है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। करें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो अभी हम बताए थे इसका 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ। तो इसका 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? नोएडा में आयोजित हुआ। तो नोएडा में आयोजित हुआ, ये याद रखेंगे। ठीक है। इसका विषय क्या था? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। ठीक है। क्या था? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। अब यहाँ पर देखते हैं जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? जनजाति समागम 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये तो ये कहाँ हुआ? ये महाकुंभ नगर प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा, महाकुंभ नगर जो एक बना था वो प्रयागराज में हुआ था। ठीक है। यहाँ पर कितने लोगों ने? 15,000 से अधिक आदिवासियों ने इसमें भाग लिया था। फरवरी 2025 में प्रयागराज में स्थित महाकुंभ नगर में एक महाकुंभ नगर नहीं बना था, अलग से जिला एक बना दिया गया, तो वहीं पर तो जनजातीय संस्कृत समागम का आयोजन हुआ। मतलब प्रयागराज में ही, याद रख लीजिए।
इसमें देश भर में 15,000 से अधिक आदिवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो याद रखिएगा, देश भर में 15,000 से अधिक आदिवासी प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया। 39 नंबर क्वेश्चन करें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के बीच समझौता कब हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के बीच जो समझौता हुआ है, ये कब किया गया है समझौता, बताइए। तो ये 3 जनवरी 2025 को ये समझौता किया गया। कब? 3 जनवरी 2025 को ये समझौता किया गया है। अब क्या समझौता हुआ है इसमें, ये देखते हैं हम। 3 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करेगा। कहाँ पर स्थापित करेगा? विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में अपना पहला विदेशी सेंटर स्थापित करेगा, मतलब कैंपस स्थापित करेगा। ये याद रख लेंगे। 40 नंबर का याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में स्थापित होने वाला वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय किस विशेषता के लिए पहला होगा? ग्रेटर नोएडा में स्थापित होने वाला वेस्टर्न सिडनी विद्यालय किस विशेषता के लिए पहला होगा? तो यह पहला विश्वविद्यालय होगा। याद रखिएगा, यह पहला विश्वविद्यालय होगा। ग्रेटर नोएडा में स्थापित होने वाला यह कैंपस उत्तर प्रदेश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। यह शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। तो मतलब उत्तर प्रदेश का यह पहला विश्वविद्यालय होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। यह उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा, फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन यूपी। ठीक है, ये याद रखेंगे। पहला विश्वविद्यालय होगा, मेडिकल नहीं है, महिला नहीं है, निजी नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ये होगा, ये याद रखेंगे। कुंभवाड़ी चैनल किस तिथि को लॉन्च किया गया? कुंभवाड़ी जो चैनल है वो किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो ये 10 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया कुंभवाड़ी चैनल। कुंभवाड़ी चैनल यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कुंभवाड़ी चैनल में क्या किया गया था? तो यहाँ पर आकाशवाणी जो आपका ये 103.5 एफएम रखाया गया था। 10 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 2025 में कुंभवाड़ी रेडियो चैनल एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज शुभारंभ किया। यह चैनल महाकुंभ से जुड़ी हर गतिविधियों की जानकारी देगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं। करें, सहारनपुर और मुरादाबाद में दो नए निजी औद्योगिक पार्कों को किस योजना के तहत स्वीकृति दी गई? सहारनपुर में मुरादाबाद में दो नए निजी औद्योगिक पार्कों को किस योजना के तहत स्वीकृति दी गई? तो किस योजना के तहत परियोजना दी गई? तो ये कौन सी योजना है? ये पीएलईडीजी योजना है। अब ये पीएलडीजी योजना क्या होता है? तो नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई विभाग के सहारनपुर और मुरादाबाद में दो नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई। यह पीएलईडीजी योजना प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इंजन के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजित करना। अब आपके पेपर में क्या आएगा? पेपर में यही पूछ सकता है कि पीएलईडीजी योजना क्या है, किससे रिलेटेड है, किससे से रिलेटेड है, उद्योग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो याद रख लेंगे, वो आप बता सकते हैं कि इस किससे रिलेटेड है। ये स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना पीएलडीजी का योजना का काम है। ठीक है, ये याद रखेंगे। गारंटी मोचन निधि की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? गारंटी मोचन निधि का, तो गारंटी मोचन निधि की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार है। 22 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक की आवधिक प्रतिदर्श योजना के अनुसार गारंटी मोचन योजना की स्थापना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को चुकाने हेतु धनराशि सुनिश्चित करना है। ये रखेंगे। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं कि सी आई आई एग्रोटेक इंडिया कृषि मेले का 2024 में आयोजन कहाँ हुआ? तो CII एग्रोटेक इंडिया 2024 में कहाँ आयोजन हुआ? तो यह लखनऊ में आयोजन किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में आयोजन किया गया, याद रखेंगे। 15 से 18 नवंबर 2024 के बीच CII द्वारा CII एग्रोटेक इंडिया नामक कृषि प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में किया गया। तो CII एग्रोटेक इंडिया नामक कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया, याद रख लेंगे। कहाँ पर? लखनऊ में किया गया CII एग्रोटेक इंडिया। यह पहली बार था जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय था हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 45 नंबर का क्वेश्चन कर, उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में पहले डबल डेकर ईवी बस सेवा कब शुरू की गई, ये बताइए कब शुरू की गई? तो 9 नवंबर 2024 को ये शुरू किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। 9 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में, याद रखिएगा, सेवा शुरू के उद्घाटन किया गया। यह सेवा पर्यावरण अनुकूल और शहरी परिवहन को बेहतर बनाने में सहायक होगा। ठीक है, 46 नंबर का देखते हैं क्या कह रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 हेतु विकसित सहायक चैटबॉट किस तकनीक पर आधारित है? प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सहायक चैटबॉट किस तकनीक पर आधारित है? मतलब प्रयागराज में सहायक एक चैटबॉट हुआ था, वो किस तकनीक पर आधारित है? तो याद रख लेंगे ये किस तकनीक पर आधारित था। तो ये आर्टिफिशियली तकनीक पर आधारित था। क्या करता था ये? तो ये 10 से अधिक भाषाओं में लिखकर और बोलकर सूचनाएं प्रदान करता था। मान लीजिए कोई तमिलनाडु से आ गया, अब तमिलनाडु की उसको तमिल भाषा समझ में आती है, तो ये क्या करता था, उसमें तमिल भाषा से वो क्या करता था, वो अनुवाद अनुवाद करता था। ठीक है, तो ये अनुवाद ये सब करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायक सहायक ठीक है, सहायक नामक एआई चैटबॉट विकसित किया है। यह चैटबॉट श्रद्धालुओं को 10 से अधिक भाषाओं में बोलकर लिखकर जानकारी देता है, जिससे श्रद्धालुओं के अनुभव को डिजिटल रूप से बेहतर बनाता है। ये याद रखेंगे। 47 है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में, पहला निजी, याद रखिएगा, निजी तो बहुत टेक्सटाइल पार्क तो बहुत है, लेकिन पहला निजी टेक्सटाइल पार्क, प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर? शामली में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? शामली में, याद रख लेंगे। ठीक है, नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शामली जिले के कैराना तहसील गांव झिंझुवान राज्य की पहली निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी अनुमानित लागत दो सौ 726.61 करोड़ है, और यह उत्तर प्रदेश वस्त्र और गारमेंट नीति 2022, कौन सा? उत्तर प्रदेश वस्त्र और गारमेंट नीति 2022 भी याद रख लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको नीतियां होती है, सब कुछ याद करना पड़ेगा। पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश वस्त्र और गारमेंट नीति कौन सी है, 2022, 23, 24, 25, कुछ भी पूछेगा तो आप बता देंगे 2022 नीति के अंतर्गत किया जाएगा। इसीलिए मैं ये एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ, ताकि कुछ चीजें आपको यहाँ से भी समझ में आ जाए। ठीक है, ये नहीं कि जो क्वेश्चन बनाया गया वही क्वेश्चन आएगा, नीचे एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इतना मेहनत आप सबके लिए किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर 8वें दीपोत्सव महोत्सव 2024 में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो 8वें दीपोत्सव 2024 में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो कितने? यहाँ 25.12 लाख। ठीक है, 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या के राम पौड़ी में आयोजित 8वें दीपोत्सव 25.12 लाख दीप जलाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया। 25.12, ठीक है, लाख। ठीक है, याद रख लेंगे। लाख, 1121 लोगों ने एक साथ सरयू की आरती ली, मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड प्रमाण पत्र सौंपा गया। अब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के पहले पीपी मोड मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किस जिले में हुआ? उत्तर प्रदेश के पहले पीपी मोड मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किस जिले में हुआ? तो ये किस जिले में हुआ? तो ये महाराजगंज में हुआ, याद रख लेंगे। 25 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पहले पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन महाराजगंज में किया। यह मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है, महाराजगंज में। ठीक है, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, ये है, ये उत्तर प्रदेश पहले पीपी मॉडल पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, ये वाला क्वेश्चन था, ऐसे ये पार्क वाला। ठीक है, ऐसे ये भी क्वेश्चन है, वहां सामने लगाइएगा, यहाँ महाराजगंज लगाइएगा। उत्तर प्रदेश के पहले पीपी मोड मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किस जिले महाराजगंज में हुआ? ये तो अभी आया ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हेतु विश्व बैंक से प्रस्तावित कुल ऋण राशि
कितनी है? उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट से प्रस्तावित कुल विश्व बैंक प्रस्तावित कुल ऋण राशि कितनी है? तो कितना है? तो ये याद रखिएगा कितना है यहाँ पर। तो 2,74,153.04 बी वाला आंसर आपका सही होगा। 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत विश्व बैंक से 2,77,153.04 लाख के ऋण को विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट को मंजूरी दी। इस परियोजना की अवधि 2024-25 से 2029-30 तक होगी। इसके क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी नामक एक विशेष परियोजना वाहन एसपीवी बनाया जाएगा। कर हैं अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की स्थापना हेतु भूमि किस जिले को में दी गई? अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की स्थापना हेतु भूमि किस जिले में दी गई? तो ये किस जिले में? ये बागपत में। तो याद रख लेंगे कहाँ पर दी गई? बागपत में। 4 नवंबर 2024 को बागपत जिले की तहसील परगना बागपत में ग्राम हरिया खेड़ा में 1,069 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि को अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की स्थापना हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क आवंटित किया गया। यह केंद्र योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आरोग्य सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। करें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कितने वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना स्थापित की जाएगी? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कितने वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की जाएगी? बताइए कि 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने का यहाँ पर प्रस्ताव है कितने वर्षों में? तो याद रखिए 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर वर्ष 1 लाख है। याद रखेंगे हर वर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना। जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र इस योजना की केंद्रीय कार्यवाहन एजेंसी है। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 को किस तिथि को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दी गई? तो किस तिथि को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दी गई? तो इसको 1 अक्टूबर 2024 को मंजूरी दी गई। ठीक है, अब ये है क्या, इसको देखते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में जैव अपघटनीय प्लास्टिक को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यह नीति पर्यावरण हितैषी विकल्पों को विकास और निवेश आकर्षण को का लक्ष्य रखती है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। कौन सी नीति है? उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024। ये नीति याद रख लेंगे, उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024। उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक प्लास्टिक के साथ स्थान पर बायो प्लास्टिक का उपयोग। यह नीति पारंपरिक प्लास्टिक के स्थान पर बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देना, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने, राज्य को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने और बायोप्लास्टिक उद्योग की स्थापना विकास के उद्देश्य से लागू की गई है। अब यहाँ देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी जनित सेवाओं को किसका दर्जा प्रदान किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी जनित सेवाओं को किसका दर्जा प्रदान किया है? तो इसको उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। किसका दर्जा प्रदान किया है? उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं इससे जुड़ी सेवाओं को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश, रोजगार और अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। मक्का की के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? मक्का के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है ये बताना है। तो कितना निर्धारित किया गया है मक्का के लिए किसके 2024-25 में? तो यहाँ पर आपका 2225 रुपये। याद रखेंगे मक्का के लिए कितना निर्धारित किया गया है? 2225 रुपये। 2225 रुपये यहाँ पर निर्धारित किया गया, पर क्विंटल निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने खरीफ 2024-25 के लिए मोटे अनाज और क्रय नीति
तय में मक्का का समर्थन मूल्य 2250 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। इसके अलावा बाजरा का 2625 रुपये, ज्वार का 3371 रुपये और दाल मंडी क्या है, 3421 रुपये। ठीक है, एक हाइब्रिड होता है, एक माल दांडी होता है। ठीक है, तो माल दांडी का 3421 है, 3371 है। ठीक है, ये याद रखेंगे। करें, ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 सितंबर 2024 को आयोजित सेमी इंडिया 2024 की थीम क्या थी। करें, ग्रेटर नोएडा में जो आयोजित हुआ था इसका थीम क्या था ये बताना है। तो इसका थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सी वाला आंसर सही हुआ, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर इसका थीम था। सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य हुआ। कब हुआ, 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच हुआ। इसका मुख्य विषय थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, जो भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण और नवाचार वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में केंद्रित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर का लोकार्पण किसने किया, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर का लोकार्पण किसने किया। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर का लोकार्पण किसने किया ये बताना है। तो ये इसका किसका किसने किया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। याद रख लेंगे, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किया। 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में स्थित उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। यह पूर्वांचल क्षेत्र का पहला सैनिक स्कूल है जिसकी लागत 176 करोड़ है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक की आवासीय शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो याद रख ले इसमें क्या, कक्षा 6 से 12 तक की आवासीय शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अच्छा, मैं एक बात सोचता हूँ कि जब आपका मतलब जैसे जब ये देश में घोटाला होता है तो वहां पर घोटाला कितना होता है, 15,000 करोड़, 12,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसे घोटाला होता है। और यहाँ पर लागत कितना लग रहा है, 176 करोड़। अगर वही घोटाला ना हो तो सोच लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि कितने सैनिक स्कूल बन सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो कितने सैनिक स्कूल बन, अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो कम से कम उसको 2-3 हजार करोड़ रुपए तो मिल ही जाते हैं उसके यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है कि 176 करोड़ रुपए है। लेकिन अगर ये जब दिया जाता है कि ये पूर्वांचल का क्षेत्र का पहला सैनिक स्कूल होगा, सोचिए, स्कूल जैसे काम में ये पहला बना दिया गया है। ठीक है, मतलब ये एक सरकार की गलती नहीं, आने वाले 20-30 सालों में जितनी भी सरकारें आई हैं सभी की गलतियां हैं। ठीक है, ये 176 करोड़ रुपए ही सिर्फ लग रहे हैं, घोटाला 15,000 करोड़ का होता है, 25,000 करोड़ का होता है। ठीक है, और ये अभी, ठीक है, तो ये याद रखिए, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र किस प्रकार के पक्षी संरक्षण के लिए समर्पित है। ठीक है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस प्रकार के पक्षी के संरक्षण के लिए ये समर्पित है। तो ये किस प्रकार, एशियाई किंग गिद्ध के लिए समर्पित है। ठीक है, 6 सितंबर 2024 को महाराजगंज जिले में कैंपियरगंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध और संरक्षण के लिए विश्व को का पहला समर्पित केंद्र होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण के लिए विश्व का पहला समर्पित केंद्र है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम किस मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया, रोड टू स्कूल कार्यक्रम। ठीक है, रोड टू स्कूल कार्यक्रम किस मिशन के अंतर्गत, तो ये निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। ठीक है, तो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ये प्रारंभ किया गया, रोड टू मिशन। तो यहाँ पर देखिए, 20 अगस्त 2024 को गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था, गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये निपुण भारत मिशन के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। तो ये अंतर्गत निपुण भारत मिशन क्या है, स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है, याद रखेंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है ये बताना है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा। इस ट्रेड का ये दूसरा संस्करण था, सेकंड संस्करण था ये याद रख लेंगे। कौन सा संस्करण था, ये सेकंड संस्करण। पहला संस्करण कब हुआ था, 2023 में हुआ था। कब हुआ था, 21 से 25 सितंबर को 2023 में पहला संस्करण हुआ था। इस बार का इसका थीम क्या था,
25 से 29 सितंबर इस बार हुआ था। ठीक है, पिछली बार 21 से 25 सितंबर को 23 में हुआ था, इस बार 25 से 29 सितंबर हुआ। ग्रेटर नोएडा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया। यह दूसरा संस्करण था, इसमें वियतनाम को पार्टनर कंट्री बनाया गया। पूछ सकता है ट्रेड शो में पार्टनर कंट्री कौन था? ये वियतनाम। इसका थीम क्या था? सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, याद रखिएगा, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच इसका थीम था। करें, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2024 के तहत कितने जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2024 के तहत कितने जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया? इन जिलों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, कुछ मत करिएगा ताकि याद हो जाए आपको। तो कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया? तो 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया। अब ये 6 जिले हैं कौन से? तो ये 6 जिले आपके कौन कौन से हैं? 6 अगस्त 2024 को इस अधिनियम के तहत लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, कौन कौन से है? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, याद रखिएगा, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, कुल 6 जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र, वो एनसीआर वाला मत सोचिएगा, ये राज्य राजधानी क्षेत्र एस आर में शामिल किया गया, राज्य राजधानी क्षेत्र में। तो कौन सा होगा? आप लिख दीजिएगा लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, 3 याद रखिएगा, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, मतलब जो लखनऊ के आसपास जिले हैं उनको याद रखते हैं, एक बार मैप देख लेंगे तो वो याद ही हो जाएगा। उन्नाव हुआ, रायबरेली हुआ, बाराबंकी, जो सटे हुए हैं, लखनऊ भी, लखनऊ से हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, ये सब सटे हुए हैं ना, तो याद रखिएगा लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, याद कर लीजिएगा, 6 जिले राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल किए गए। 3 स्टार का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका कह रहे हैं, इसका मुख्यालय कहाँ होगा ये बताना है। अगर आप सब पढ़े होंगे तो सब कुछ आपको अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, तो लखनऊ में ही होगा मेन, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र का विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे, याद रख लेंगे। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ये अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे, इसके उपाध्यक्ष, याद रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत पेपर लीक और अनुचित व्यवहार के लिए अधिकतम सजा कितनी है? तो पेपर लीक और के लिए अधिकतम सजा पूछ रहे हैं, अधिकतम सजा पूछ रहे हैं, तो अधिकतम सजा आजीवन कारावास, 1 करोड़ का जुर्माना है। अब कम कम भी सजा है, लेकिन अधिकतम जब पूछ रहे हैं तो इतना ही है। इस अधिनियम के तहत पेपर लीक और अन्य अनुचित व्यवहार और शामिल व्यक्तियों के अधिकतम आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यह सजा परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अत्यंत कड़ी है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, करें, इस अधिनियम के अनुसार छात्रों के अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल किए जाने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो इस अधिनियम के अनुसार छात्रों को अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल, अगर छात्र कोई अनुचित साधन उपयोग कर रहा है तो क्या कार्रवाई किया जाएगा, इसमें बताना है। तो परीक्षा उसका क्या किया जाएगा? परिणाम रद्द कर दिया जाएगा और 1 वर्ष तक परीक्षा से हिस्सा में लेने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। छात्रों को कारावास या जुर्माने के दायरे में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, परंतु अनुचित साधनों के प्रयोग किए जाने पर उनकी परीक्षा का परिणाम रोक दिया जाएगा, वह अगले 1 वर्ष तक की परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन आपका था, जो आपका ये आय दृष्टि था, इसमें जो यूपी स्पेशल था, यूपी स्पेशल में आपका ये इतना ही क्वेश्चन था। तो इतने टॉप, मतलब इतने ही टॉपिक थे और इन्हीं टॉपिक से आपको हमने क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो इनको आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का मतलब कई बार आप रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई भी पीडीएफ यहाँ पर पेड नहीं मिलता है। और देखिए कितने आसानी से पीडीएफ बनाया जाता है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, देख, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।